एक सल्तनत में एक आदिल बादशाह हुक्मरानी करता था। इंसाफ और दयानतदारी के सबब वो रियाया में बहुत मशहूर था। इसकी नज़र में अमीर और गरीब की कोई तफरीक न थी। अगर मामला अदल का होता तो वो अपने अहले खाना के साथ भी रियायत न करता था। एक रोज़ बादशाह महल में आराम फरमा था कि दफतना किसी ने इसे आवाज़ दी। वो चौंक कर उठ बैठा और इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई दिखाई ना दिया। बादशाह हैरान और परेशान था कि कौन इसे पुकार रहा है। इसी लम्हे फिर सदा आई, ए बादशाह, मेरी फरियाद सुन। बादशाह ने घबरा कर कहा, कौन है जो हमसे फरियाद करता है? आवाज़ आई, मैं जिन्नात का बादशाह हूँ, खौफ ना खाओ। तुम एक नेक और आदिल फरमानरवा हो। तुम्हारी रियाया में एक आमिल ने मेरे फर्जंद को गिरफ्तार कर लिया है। मैं इंसाफ की तलब में हाजिर हुआ हूँ कि मेरा बच्चा आज़ाद करा दो। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, ये आमिल कौन है और कहाँ रहता है? जवाब मिला, वो शख्स तुम्हारा काजी है। बादशाह ने कहा, अच्छा, सुबह मैं काजी से बात करूंगा, फिर फैसला होगा। ये सुनकर जिन्नात का बादशाह अपने साथियों समेत रुखसत हो गया। उसके बाद बादशाह बिस्तर पर लेटा सोचता रहा और फिर नींद ने इसे आ लिया। अगली सुबह वो दरबार में पहुंचा तो एक औरत ने फरियाद पेश की। बादशाह ने दरियाफ्त किया, बड़ी बी, तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया और तुम काजी की अदालत में क्यों ना गई? क्या तुम्हें हमारे काजी पर एतमाद नहीं? औरत ने रोते हुए कहा, जहां पना, मेरा मुकदमा ही काजी के खिलाफ है। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, मेरा एक ही बेटा था। वो बाग में खेल रहा था कि अचानक किसी ने इसकी आंख जख्मी कर दी। इलाज करवाया मगर सलामत ना हो सकी। मैं काजी की अदालत गई और कहा कि जिसने जुल्म किया है इसकी भी आंख फोड़ी जाए। मगर काजी ने तो सब सुन लिया, लेकिन मुजरिम को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। अब मैं इंसाफ के लिए आपके दरबार में आई हूँ। जब भी मैं अपने बेटे की बर्बाद आंख देखती हूँ मेरा दिल टूट जाता है। जब तक कसूरवार को सजा ना मिले मुझे चैन नहीं आएगा। ये कहकर वो जार और कतार रोने लगी। बादशाह ने इसे दिलासा दिया और कहा, गम न करो, तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। बुढ़िया दुआएं देती हुई रुखसत हो गई। बादशाह सख्त फिक्र में पड़ गया। इसे अपने काजी पर मुकम्मल भरोसा था। वो सोचने लगा कि आखिर ये मामला किया है। वो दरबार से उठा और शाही बाग में टहलने लगा। कुछ देर बाद इसने तय किया कि वो खुद काजी की अदालत में जाकर सूरत हाल समझेगा। काजी को पहले ही खबर मिल गई थी कि बादशाह आने वाला है। इसने मुहाफिजों को हुक्म दिया, जब तक मैं इजाज़त ना दूं कोई शख्स अदालत में दाखिल ना हो, खा बादशाह ही क्यों ना हो। जब बादशाह अदालत पहुंचा तो पहरेदारों ने रोक दिया। बादशाह दिल गिरफ्ता हुआ। अगर वो चाहता तो इसी वक्त काजी को बरतरफ कर देता, लेकिन अदलिया के वकार के पेश नज़र उसने सब्र किया और महल वापस आ गया। कुछ देर गुजरी थी कि फिर जिन्नात के बादशाह की आवाज़ गूंजी, ए आदिल बादशाह, मैं फिर हाजिर हूँ। बताओ मेरे बेटे के बारे में क्या फैसला है? बादशाह के चेहरे पर कर्ब नुमाया था। वो बोला, ए जिन्नात के बादशाह, मुझे चंद दिन की मोहलत दे दो। मैं वदा करता हूं कि तुम्हारे फर्जंद को काजी की कैद से जरूर आज़ाद करा दूंगा। ये सुनकर जिन्नात का बादशाह अपने हमराहियों समेत चला गया और बादशाह मजीद सोच में डूब गया। वो जानता था कि काजी के अक़दाम में कोई ना कोई राज है। शाम को जब काजी अदालत से घर पहुंचा तो वो सख्त परेशान था। इसकी बेटी सफिया ने वालिद को इस हाल में देखा तो घबरा कर बोली, अब्बा जान, खैर तो है? आज आप बहुत मलूल दिखाई देते हैं। काजी ने बेटी को सारा वाकया सुनाया। सफिया ने बात सुनी तो कहा, अब्बा हुजूर, आपकी फिक्र बजा है। काजी और उसकी बेटी सफिया अपने कमरे में बातें कर रहे थे। सफिया ने कहा, अब्बा जान, अगर किसी तरह वो लड़के की नक सही हो जाए तो बुढ़िया को राजी किया जा सकता है। शायद वो इनाम लेकर खामोश हो जाए। काजी ने आह भरी और बोला, बेटी, ये ख्याल तो अच्छा है, मगर जो आंख ज़ाय हो गई है वो वापस कैसे आ सकती है? अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कैद में मौजूद जिनज़ादा बोल उठा, काजी साहब, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। असल में वो लड़का जब भी बाग में खेलने आता शोर मचाता और मुझे तंग करता था।
एक दिन गुस्से में मैंने इसे थप्पड़ मार दिया और यूं उसकी आंख ज़ाय हो गई। मगर अगर इब्न नीलम मिल जाए तो उसके सिर्फ एक कतरे से लड़के की बीनाई वापस आ सकती है। सफिया ने हैरान होकर पूछा, ये इब्न नीलम कहाँ से मिलेगा? जिनजादे ने कहा, कोकाफ में नीलमप्री की सल्तनत है। इसके महल के बराबर बाग में एक खूबसूरत तालाब है जिसमें नीले रंग के बड़े बड़े कमला के फूल खुलते हैं। चांद की 14वीं रात जब चांदनी इस तालाब पर पड़ती है तो फूल पानी के अंदर छप जाते हैं और सुबह दोबारा सतह पर आते हैं। इस वक्त फूलों के अंदर मौजूद शबनम को इब्न नीलम कहा जाता है। यही शबनम सूरज निकलने के बाद खुश्क हो जाती है। इत्तेफाक से आज की रात 14वीं है। अगर आप मुझे रहा कर दें तो मैं सुबह तक इब्न नीलम लाकर आपके सुपुर्द कर दूंगा। काजी और सफिया सोच में पड़ गए कि आया इस पर एतमाद किया जाए या नहीं। आखिरकार उन्होंने मजबूर होकर इसे आज़ाद कर दिया। सुबह हुई, सूरज की किरणें काजी के मकान पर पड़ने लगे मगर जिनजादा वापस न आया। सारा दिन गुजर गया और वो गायब रहा। काजी सख्त अफसोस में डूब गया और बोला, बेटी, हमने जिन पर भरोसा करके बड़ी गलती की है। सफिया ने कहा, अब्बा जान, मेरा दिल कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। यकीनन वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। काजी ने जवाब दिया, हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन बादशाह कल दरबार में मुझसे जवाब तलब करेगा। फिर मैं क्या कहूँगा? सफिया ज़हीन और बहादुर लड़की थी। वो बोली, अब्बा जान, आप कहा करते हैं कि मैं बेटी नहीं बेटा हूँ, तो फिर आज मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे इजाज़त दे, मैं खुद को काफ जाकर इब्न नीलम लाऊंगी। काजी लाजवाब हो गया और बेटी को इजाज़त दे दी। अगली सुबह सफिया मर्दाना लिबास पहनकर एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार हुई और कोकाफ की जानिब निकल पड़ी। रास्ता इसे मालूम न था मगर अल्लाह पर भरोसा करके सफ़र जारी रखा। दोपहर तक सूरज की तपिश से घोड़ा पसीने में डूब गया और सफिया भी थकन और प्यास से निढाल हो गई। लेकिन बाप की इज्जत की खातिर वो आगे बढ़ती रही। आखिर घोड़ा मजीद न चल सका और एक दरख्त के साए में रुक गया। सफिया भी आराम के लिए दरख्त के नीचे लेट गई। इतने में घोड़ा जोर से हनानाया। सफिया चौंक कर उठी तो देखा कि एक काला नाग घोड़े को डसकर बिल में घुस गया है। घोड़ा तड़पने लगा और थोड़ी देर में मर गया। सफिया को सदमा हुआ लेकिन इसने हिम्मत न हारी और पैदल ही सफ़र जारी रखा। शदीद गर्मी में चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुंची। दरिया इतना वसी था कि बगैर कुश्ती के पार करना नामुमकिन था। वो परेशान खड़ी थी कि एकाएक एक देवनुमा जिन इसके सामने जाहिर हुआ। इसका कद 20 फुट से भी ज्यादा था। सफिया लम्हा भर के लिए घबरा गई मगर फौरन खुद पर काबू पा लिया। जिन ने नरमी से कहा, बहादुर लड़की, घबराओ नहीं, मैं जानता हूं तुम कहाँ जा रही हो। मैं इसी जिनजादे का बाप हूं जिसे तुम्हारे वालिद ने कैद किया था। वो इब्न नीलम लेने गया मगर नीलमप्री ने इसे कैद कर लिया। अगर वो पहले मेरे पास आता तो मैं इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी देता। इस अंगूठी के जरिए नीलमप्री खुद इसे इजाज़त दे देती। अब मैं ये अंगूठी तुम्हें देता हूँ, इसकी बरकत से तुम्हें कामयाबी मिलेगी। सफिया ने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। जिन बादशाह ने कहा, अब आंखें बंद करो और नीलमप्री के महल का तसव्वुर करो। सफिया ने जैसे ही आंखें खोलीं तो वो एक हुसैन महल में मौजूद थी। परियों ने इसे घेर लिया। इसी वक्त नीलमप्री भी आ गई। वो गुस्से में थी मगर अंगूठी देखते ही नरम पड़ गई और बोली, ए नेक लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? सफिया ने अपना मकसद बयान किया। नीलमप्री ने हुक्म दिया कि कैदी जिनजादा को फौरन रहा किया जाए। दोनों को मेहमान बनाकर कई दिन तक इज्जत और एहतराम से रखा गया। आखिर जब 14वीं की रात आई तो नीलमप्री ने खुद इब्न नीलम एक सराही में भरकर सफिया को दे दिया। सफिया और जिनजादा खुशी खुशी वापस काजी के घर पहुंचे। काजी ने बुढ़िया और उसके बेटे को बुलवाया। लड़के की आंख में इब्न नीलम के चंद कतरे डाले गए तो फौरन आंख सलामत हो गई और बीनाई लूट आई। बुढ़िया खुशी से फूले ना समाई और कहा, काजी साहब, अब मुझे किसी से कोई शको नहीं। मेरा बच्चा ठीक हो गया है। वो माँ बेटा दुआएं देते रुखसत हुए। काजी ने जिनजादे को भी इजाज़त दे दी और अंगूठी वापस इसके सुपुर्द करके कहा, अपने वालिद को मेरा सलाम कहना।
अगले दिन काजी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और तमाम वाकया सुनाया। बादशाह ने काजी की दानिशमंदी और सफ़िया की बहादुरी की तारीफ की और कहा, मैं चाहता हूँ कि सफ़िया मेरी बहू बने। ओ काजी ने कहा, यह हमारी इज़्ज़त अफजाई है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ दिन बाद जिन्नात का बादशाह भी आया और कहा, ए बादशाह, बारात काजी के घर न ले जाना बल्कि मेरे गांव ले आना। जब दिन आया तो बादशाह अपनी बारात लेकर जिन्नात के गांव पहुंचा। वहां ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ कि सब हैरान रह गए। कीमती तोहफे पेश किए गए और फिर सफ़िया डोली में बैठकर बादशाह के महल में आ गई। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे।